ये बोल रहा है कि अगर अगर तुमने अपने पर्सनल एसेट्स, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग वैशाली, जय विनीता, थैंक यू। तो ए अपने वाइफ को ये बोल रहा है कि अगर तुमने अपने पर्सनल एसेट्स मुझे ट्रांसफ़र नहीं किए तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उसने अपने पर्सनल एसेट्स उसके हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर लिए, इस डर से, इस थ्रेट से कि वो सुसाइड ना कर ले। अब सवाल ये है कि कैन द वाइफ अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो वाइफ क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है? तो हम अपने हिसाब से पहले समझते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सही में वाइफ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, क्योंकि हमने सबसे पहली चीज़ देखी है कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो बंदा साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एज जो है 18 ईयर्स से प्लस होनी चाहिए। तो चलो साउंड माइंड भी है, एज भी प्लस है, 18 ईयर्स प्लस है, ही इज़ एबल, बोथ आर एबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट। बट एक और कंडीशन ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। ये एक तरह का फोर्स है, ये एक तरह का थ्रेट है, एक तरह का ब्लैकमेल करके किसी से काम करवाना है। तो ऐसे केसेस में वाइफ के पास चांस था कि वो इसको अवॉइड कर सकती है। इन द ट्रेडिशनल केस, बिकॉज इसमें आंसर ये है द वाइफ कुड हैव अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट, वाइफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती थी। अब रीजंस क्या दिए हैं यहाँ पे? तो ये है कि इन अ ट्रेडिशनल केस, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग अरेंजमेंट and both the parties are required to satisfy the terms of contract if they enter into a contract with another person or enterprise। तो ट्रेडिशनल केस में पहले अगर ये केस हुआ होता बहुत साल पहले, तो यहाँ पे ये लीगली बाइंडिंग अरेंजमेंट है, दोनों पार्टीज को अपने अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई करना है। वो अगर बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूँगा, नहीं तो एसेट्स ट्रांसफ़र कर दो, तो एक जन एक प्रॉमिस निभा रहा है, एक दूसरा प्रॉमिस निभा रहा है। हाउएवर, as per the law it is possible to render an different legal contract। तो लॉ के हिसाब से ये पॉसिबल है कि उसको डिफरेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बनाए। मतलब इसको एनफोर्सेबल बनाने के लिए पॉसिबल है कि हम इसको अलग तरीके से देखें। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन कैरिड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, जो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए था। हस्बैंड ने धमका के इन्फ्लुएंस लगाया कि नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो तुम मुझे अपने सारे एक्सेस दे दो। तो यहाँ पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है अपना, एंड कैन हैव बीन अवॉइडेड। तो ये अवॉइड हो सकता था। द हस्बैंड हैज़ टेकन एन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड पुट प्रेशर ऑन हिज वाइफ टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने अपने वाइफ पे प्रेशर डाला कि आप साइन करो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे तो वाइफ वुड हैव डायरेक्टली एड्रेस द कोर्ट टू सॉल्व द मैटर। तो वाइफ चाहती तो वो कोर्ट में जा सकती थी और इसको मैटर को सॉल्व कर सकती थी, क्योंकि उसके पास ये पावर था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माने, बिकॉज ये थ्रेट में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, ज़बरदस्ती किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का प्रेशर है उसके ऊपर, जिसका वो उसका हस्बैंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज ले रहा था। नाउ इनमरेट फैक्टर्स दैट मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? मतलब वॉइड कब होता है? जो कि खारिज ही हो जाएगा, उसमें कुछ मिस्टेक हुई है कि खारिज हो जाएगा। वॉइडेबल कब होगा? दोनों में से एक पार्टी उसे वॉइडेबल मतलब खारिज कर सकती है। यहाँ पे वाइफ के पास पावर है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाए, मतलब खारिज करे, ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे ये ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती ये प्रॉमिस बोली जा रही है कि तुम मुझे अपना पर्सनल एसेट सब ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इन द सिनेरियो प्रोवाइडेड द वाइफ्स कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्शियन। कोर्शियन मतलब ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा के बिना, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट हर ऑप्शन। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस फीमेल के ऊपर है, उस वाइफ के ऊपर है कि वो वॉइडेबल कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकती है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये भी कहता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप सुसाइड करने की धमकी किसी को दे रहे हो, पहले तो सुसाइड ही क्रिमिनल एक्ट है। एंड क्वालिफाइज एज कोर्शन, तो ये कोर्शन भी है, ज़बरदस्ती है। इवन दो इट मे नॉट बी पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड।
तो अगर किसी को ऐसी धमकी देना कि मैं सुसाइड कर लूँगा, नहीं तो ये करो, तो इंडियन पेनल कोड, आईपीसी जो है उसके तहत अगर ये पनिशेबल नहीं भी है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तो ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ पार्ट 1 एनालिसिस ऑफ सिनेरियो ये बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक ये भी कंडीशन है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एज होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो फ्री कंसेंट नहीं है, यहाँ पे तो डरा धमका के काम किया गया है, धमका के नहीं तो डरा के ब्लैकमेल करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। When consent is not freely given, the contract become voidable at the option of their party whose consent was improperly obtained. तो जिसका कंसेंट इम्प्रॉपरली दिया गया है उसके पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाए, वॉइडेबल बनाए, उसको खारिज कर दे। तो यहाँ पे ए यूजेस द थ्रेट ऑफ सुइसाइड टू प्रेशर हिज वाइफ इनटू ट्रांसफरिंग हर एसेट्स। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये वाले क्वेश्चन अगर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अगर 10-12 मार्क के आते हैं, तो वहाँ पे हमको एक एक चीज़ को पहले तो हाईलाइट करके, यहाँ पे देखिए जैसे आंसर दिया हुआ है, हाईलाइट करके डिटेल में लिखना है। पहले तो हमको फैक्ट ऑफ द सिचुएशन लिखनी है कि क्या है, ये बताना है कि हाँ वाइफ जो है वो अवॉइड कर सकती थी। उसके बाद हमने फैक्टर्स लिखने हैं कि इस चीज़ को कैसे वॉइडेबल बना सकती थी उसकी वाइफ, मतलब वाइफ या जो भी केस चल रहा है उस केस से रिलेटेड जो भी जिसके साथ भी लग रहा है कि कौन इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है, किसके पास पावर है। फिर उसमें हम एक एक कंडीशन लिखेंगे कि उसने थ्रेट यूज़ किया, फिर कोर्स्ड कंसेंट यूज़ किया, मतलब ज़बरदस्ती एक तरह का किया, मतलब ब्लैकमेल किया, ये बोल सकते हैं कि वाइफ ओनली एग्रीज टू द ट्रांसफ़र अंडर दिस थ्रेट। तो इस थ्रेट की वजह से, इस डर, इस धमकी की वजह से, नॉट आउट ऑफ हर ओन विल, उसकी खुद की विल से उसने उसमें अपने एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, और ये एक्शनेबल क्लेम है बिकॉज हर कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कॉर्शन। तो उसके अपसेंट जो उसका जो कंसेंट है वो थ्रू कॉर्शन मिला था, थ्रू मतलब एक तरह का ब्लैकमेल या इन्फ्लुएंस से मिला था। द वाइफ हैज़ अ लीगल राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिक्लेम हर पर्सनल एसेट्स। तो यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब तक ठीक है। उसके बाद भी वाइफ को पूरा हक है कि वो अपने पर्सनल एसेट्स को फिर से क्लेम कर सकती है। शी ऑल्सो हैज़ अ पावर, शी कैन रिक्लेम हर एसेट्स सेइंग कि जो भी मेरा ये कंसेंट, जो मैंने उनको ट्रांसफ़र किया पर्सनल एसेट्स, वो मेरी फ्री विल से नहीं था और इट वॉज थ्रू कोर्स्ड कंसेंट था, ज़बरदस्ती किया गया है। तो फैक्टर्स दैट मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो कौन से फैक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना रहे हैं? एक तो ये कि कॉर्शन है, ज़बरदस्ती है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, फिर ये एक तरह का फ्रॉड भी है और मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं हो रही है, बट क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से फैक्टर्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाते हैं। मतलब कोई भी एक पार्टी जिसके साथ गलत हो रहा है उसके पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाए, खारिज कर दे। तो ऐसे कौन सी सिचुएशंस होंगी? अब यहाँ पे ये केस आया है, कहीं पे हो सकता है फ्रॉड का केस आए हमें एग्जाम में, कहीं पे हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन का केस आए एग्जाम में, कहीं पे हो सकता है कि मिस्टेक का केस आए एग्जाम में। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किया जा सकता है जिसके साथ भी गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ अ कंसेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। किसी भी इनमें से कोई भी रीज़न की वजह से एक का कंसेंट अगर फ्री कंसेंट नहीं है, उसकी खुद की स्व इच्छा नहीं है। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट मे यूज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइडेबल। तो इन सब सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। एक तो कॉर्शन इन्वॉल्व्स obtaining consent through forbidden acts और unlawful detention of property। तो ऐसे एक्ट जो forbidden है, जो unlawful है, जिसमें आप प्रॉपर्टी का डिटेंशन करते हो किसी को चीट करके, undue influence लगाते हो। undue influence occurs when a party is in a position to dominance। तो डोमिनेंस कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, ऐसा कोई है। टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर। तो ऐसे में जो है वो अनफेयर एडवांटेज लेके अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है,
दिस कैन इंक्लूड फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स, दो कोई भी रिलेशन होगा तो ही कोई भी बंदा डोमिनेंस या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर सकेगा। जहाँ यहाँ पे जैसे इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ है, तो कोई और थर्ड पर्सन होगा तो वो ऐसे इस तरह का डोमिनेंस यूज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उन लोगों में रिलेशनशिप है तो ही वो लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को जबरदस्ती उसकी फ्री विल के बिना उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है। तो रियल और अपेरेंट अथॉरिटी और सिचुएशंस वेयर दी अदर पार्टीज एक्सपीरियंस मेंटल डिस्ट्रेस, अगर सामने वाली पार्टी को मेंटल डिस्ट्रेस है, मतलब उसे ज़बरदस्ती विनीता जी आप म्यूट करिए ना प्लीज़, थैंक यू। तो वेयर द अदर पार्टीज एक्सपीरियंस मेंटल डिस्ट्रेस, तो जहाँ पे अदर पार्टी मेंटल डिस्ट्रेस फील कर रही है, उसको लग रहा है कि ज़बरदस्ती, मतलब उसको स्ट्रेस आ रहा है, उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है। या फिर फ्रॉड है, फ्रॉड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल व्हेन अ पार्टी इंटेंशनली डिसीव्स अनदर, मतलब कुछ उससे छुपाती है, इंटेंशन से अगर सामने वाली पार्टी से कुछ छुपा रही है थ्रू फॉल्स सजेशंस, एक्टिव कंसीलमेंट। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं वैशाली जी को, वो मुझसे ज्वेलरी लेने आ रही है गोल्ड की, और मैं उनको गोल्ड की जगह कोई और नकली ज्वेलरी दे रही हूँ, तो यहाँ पे ये फ्रॉड है, और इसमें वैशाली जी के पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाए और मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेक्शन 17 के अंडर ये फ्रॉड है, जहाँ पे मैंने इंटेंशनली डिसीव्स, इंटेंशनली छुपाया है, या फिर फॉल्स सजेशन दिए हो किसी ने, एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिवली कंसील किया हो, छुपाई हो चीज़, प्रोमिस गलत किए हो, मेड विदाउट इंटेंट टू परफॉर्म, ऐसे प्रोमिस किए हो कि आपको रिटर्न दे दूंगा, आपको चाहिए तो मैं रिटर्न दे दूंगी, आपको चाहिए तो आप फ्री रिटर्न करके दूसरा ले लेना, कोई भी ऐसे फेक प्रोमिस किए हो, एक्टिव कंसीलमेंट किया हो जो कि फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है सेक्टर 17 में, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे मैंने गलत रिप्रेजेंट किया है चीज़ को, मिस रिप्रेजेंटेशन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल व्हेन एन इनोसेंट बट फॉल्स स्टेटमेंट लीड्स अनदर पार्टी इनटू द एग्रीमेंट। तो मतलब कोई ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया है मैंने चीज़ को कि नहीं ये तो 10 साल चलेगी, जबकि वो 1 ही साल चलने वाली है, तो ऐसा कोई गलत तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। दिस इंक्लूड्स पॉजिटिव असर्शंस ऑफ अनट्रू फैक्ट्स बिलीव टू बी ट्रू, तो ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को सच लग रही है और मैं पॉजिटिवली उसको असर्ट कर रही हूँ, गलत चीज़ों को पॉजिटिवली दिखा रही हूँ कि ये तो 10 साल चलेगा, तो सामने वाले को बिलीव हो गया कि ये चलेगा। ब्रीचेस ऑफ ड्यूटी कॉजिंग detriment or causing an innocent mistake about the agreement subjects, तो ड्यूटी को ब्रीच करना, जो मेरा काम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडवोकेट हूँ, मेरा काम है कि मैं प्रोफेशनल काम करूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, और फिर मैं उसको डिट्रीमेंट कर रही हूँ, उसको नहीं कर रही हूँ मैं, तो फिर ऐसे केसेस को मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जा सकता है। मिस्टेक्स तो मिस्टेक है, मिस्टेक्स कैन रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल, कोई कोई मिस्टेक्स तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही बना देंगी, मतलब समझ लो कि वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, पूरी तरह से खारिज। अवॉइडेबल मतलब एक पार्टी जो कि जिसके साथ इनोसेंट पार्टी है वो वॉइडेबल कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है। अब बायलैटरल मिस्टेक जो हमने किया था, बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों तरफ से मिस्टेक, जैसे कि हमने एक एग्जांपल किया था बायलैटरिक मिस्टेक का कि दोनों तरफ से नेग्लिजेंस, तो ये हमने कार का एग्जांपल किया था कि एक अगर ये कार की ब्रेक फेल है और वो गाड़ी चला रहा है और सामने से कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों की मिस्टेक है, दोनों का नेग्लिजेंस है, तो ये भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देता है। यूनिलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मतलब एक, बायलैटरल मतलब दोनों की मिस्टेक, तो यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी की मिस्टेक जनरली डज नॉट वॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी की मिस्टेक हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना सकते हैं, बट सामने वाले पार्टी के पास पावर है कि वो उसको वॉइडेबल बनाए, जिसके साथ फ्रॉड होने की संभावना है। नेक्स्ट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट विथ बी to buy a necklace believing that it is made of real pearls whereas it contain imitation pearls having little value. B knows that A is mistaken but makes no efforts to correct the error. तो यहाँ पे सेम केस है जो मैंने मेरा और वैशाली जी का बताया था, तो वैसा ही है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नेकलेस के लिए, और
उसको ये लगा कि उसमें रियल पर्ल्स हैं, वेरएस उसमें रियल पर्ल्स नहीं थे, इमिटेशन पर्ल्स थे और जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। तो बी को ये पता था कि ए गलत समझ रहा है, ए ये समझ रहा है कि वो रियल पर्ल्स हैं, लेकिन उसने करेक्ट नहीं किया इस चीज़ को। बी ने ये समझा, मतलब मैंने ये समझा, मुझे पता था कि वैशाली जी को ये लग रहा है कि ये गोल्ड की ज्वेलरी है, बट मैंने उसको करेक्ट ही नहीं किया। मैंने जाने तो गोल्ड समझ रहे तो समझ रहे, तो मैं क्यों करेक्ट करूँ। मैंने तो झूठ नहीं बोला है ना, मैंने तो नहीं बोला है कि ये गोल्ड का है, वो समझ रही है गोल्ड का, तो समझने दो। तो ये भी फ्रॉड है, क्योंकि हम देखेंगे इसमें, बट क्योंकि रीज़न ये है कि ये फ्रॉड इसलिए है कि यहाँ पे अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रही हूँ जो मुझे नहीं छुपानी चाहिए, और मुझे पता है कि वैशाली जी को लग रहा है कि ये रियल गोल्ड है, तो ये रॉन्ग है। ये साइलेंस भी अगर है ना, आप अगर चुप भी हो, आपको पता है और आप नहीं बता रहे हो, तो भी वो फ्रॉड के आता है इसमें, सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। नाउ, इज ए बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? गिव रीजन। A is not bound by contract and contract is voidable at A's option। मतलब वैशाली जी के पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है। वो बोलेंगी कि आपने मुझे गलत ये ज्वेलरी दिया, आपने बोला ये सोने का है, मैं बोलूँगी मैंने तो बोला ही नहीं था ये सोने का है, तुमने समझा ये सोने का है, आपने ऐसा समझा है ये सोने का है। बट देन नाउ द सिचुएशन विल बी कि शी इज हैविंग अ पावर दैट शी कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल on the basis of fraud, because B committed fraud by remaining silent। तो मैं यहाँ पे साइलेंट रही, मैंने बोला ही नहीं कि आप इसको ये सोना नहीं है, आप इसको सोना तो नहीं समझ रहे हो। तो बी रिमेनिंग साइलेंट अबाउट असेंशियल फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि ज्वेलरी ही गोल्ड की है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमारे पर्ल्स की, रियल पर्ल्स की बात चल रही है, तो मेन है ये चीज़, ये कोई साइड की बात नहीं है कि आपने ये और कुछ उससे रिलेटेड कोई और, या उससे कोई ना रिलेटेड कोई और फैक्ट नहीं है, ये उस चीज़ से ही रिलेटेड है, असेंशियल फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट में। और असेंशियल फैक्ट के लिए ही आप अगर साइलेंट हो, तो यहाँ पे ये फ्रॉड है। नाउ अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फ्रॉड इंक्लूड्स द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। तो फ्रॉड में किसी चीज़ को छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट, अभी इस रिलेटेड असेंशियल, इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक्टिवली जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उससे रिलेटेड कोई फैक्ट को अगर मैं कंसील कर रही हूँ, तो वो भी फ्रॉड के अंदर आता है। तो फ्रॉड इंक्लूड्स एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जिसको नॉलेज है, मुझे पता है कि वो वैशाली जी को ऐसा लग रहा है कि ये सोने का एप्पल, जाने दो ना, वो थोड़ी पूछ रही है तो मैं क्यों बोलूँ। तो ये भी एक फ्रॉड है, जहाँ पे आप जिस ट्रांजैक्शन जो चल रहा है उसका एक असेंशियल फैक्ट को एक्टिवली कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो। साइलेंस भी फ्रॉड ही है। बी न्यू ए वॉज मिस्टेकन अबाउट द नेकलेस क्वालिटी एंड मटीरियल फैक्ट दैट इंक्लूडेड ए डिसीजन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे पता है कि वैशाली जी जो है वो मिस्टेक से सोने का समझ के इतना महंगे में ले रही है। वो मुझे ये भी ध्यान है कि वो एक नेकलेस जिसकी वैल्यू 30,000 भी नहीं होगी, वो 4 लाख में क्यों लेगी। तो मुझे पता है कि वो समझ रही है इसको, ये सोने का नेकलेस है इसीलिए वो ले रही है। तो यहाँ पे मैं साइलेंस भी हूँ, अगर साइलेंट भी हूँ, तो भी मैं फ्रॉड हूँ, तो भी ये फ्रॉड है। बाय रिमेनिंग साइलेंट एंड नॉट करेक्टिंग एज एरर, B is actively concealing the true nature of the necklace. This was not a passive mistake but a intentional deception। तो ये मिस्टेक पे नहीं आएगा, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो इंटेंशनल डिसेप्शन है, सोचा समझा किया हुआ छुपाना है, डिसेप्शन है। तो यूनिलैटरल मिस्टेक वर्सेस फ्रॉडुलेंट साइलेंस। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक जन की मिस्टेक, और फ्रॉडुलेंट साइलेंस मतलब जो मैंने किया, जानबूझ के मैंने नहीं बताया उनको, तो उसको फ्रॉडुलेंट साइलेंस बोलते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक कब होगी? जब एक साइड से सिर्फ मिस्टेक हुई है कि वैशाली जी को लगा कि वो सोना है, और दूसरा मुझे ये नहीं पता है कि वैशाली जी सोना समझ के ले रही है कि नकली समझ के ले रही है। मतलब अगर ऐसा है, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये सीधा साधा फ्रॉड का केस है। बट कोई और केस जहाँ पे सिर्फ एक तरफा मिस्टेक है, लेकिन सामने वाले ने वो जानबूझ के नहीं किया है, तो ये किसी और एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं
कि अगर ये इसके बाद वाले केस में आएगा, वैसे मैंने देखा था शायद, वो देखते हैं हम, ओट्स से रिलेटेड है वो, तो उसमें आपको फ्रॉडुलेंट साइलेंट और यूनिलेटरल मिस्टेक के बीच में फ़र्क पता चलेगा कि क्या है. नाउ अ सिंपल यूनिलेटरल मिस्टेक वेर ओनली वन पार्टी इज मिस्टेकन डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी ने मिस्टेक की है तो उसको वॉइडेबल नहीं हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा. हाउएवर व्हेन वन पार्टी इज अवेयर ऑफ अदर्स मिस्टेक, मुझे पता है कि वैशाली जी इज मिस्टेकनली टेकिंग दिस एज अ गोल्ड, तो यहाँ पे एक पार्टी को पता है कि सामने वाला पार्टी मिस्टेक कर रहा है उस असेंशियल फैक्ट के लिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है टू द ऑप्शन ऑफ वैशाली जी. वो चाहे तो उसको वॉइडेबल कर सकती है कि ये गलत है और आपने मेरे साथ गलत किया. However, when one party is aware of others' mistake and fraudulently conceal the truth, it falls under the exception of the fraud. तो fraudulently ये कर रही है तो यहाँ पे वो fraud के exception में है. It is a exception to the fraud. It is not a fraud. It is a exception to the fraud. B's knowledge of A's error transform this from mere mistake to fraudulent misrepresentation. हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है, मुझे नहीं पता होता तो ठीक है, फ्रॉड के लिए वो एक्सेप्शन है, वो फ्रॉड नहीं है. लेकिन मुझे पता है कि वैशाली जी गलत समझ रही है, उसको सोना समझ के ले रही है नेकलेस को, तो यहाँ पे ये जो मेरी मिस्टेक, उनकी मिस्टेक है कि वो समझ रही हैं उसको सोना और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं साइलेंट हूँ, तो ये फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन बाय साइलेंस है. मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फ्रॉड है ये, भले ही मैं चुप हूँ, मैंने बोला नहीं है कि ये सोना नहीं है या सोना है, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ साइलेंट हूँ मैं. तो ये ऐसे टाइम पे का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंसील करना, साइलेंट रहना भी फ्रॉड है. कंक्लूजन क्या है? सिंस बीज साइलेंस वॉज फ्रॉडुलेंट, एज कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट फ्री. तो ये कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये माना लिया जाएगा कि बी का साइलेंट, मेरा साइलेंट फ्रॉडुलेंट है, और ए ने अगर, वैशाली जी ने अगर कंसेंट दिया है, इसका मतलब उनका कंसेंट फ्री नहीं है, उनका कंसेंट अपनी इच्छा से नहीं है, क्योंकि उनका तो धोखे में कंसेंट हुआ है ना. उनको लग रहा है कि ये सोने का नेकलेस है और उन्होंने ले लिया, तो यहाँ पे साबित ये होता है कि ये कंसेंट फ्रीली नहीं था, क्योंकि वो धोखे में दिया हुआ कंसेंट है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है to the option of Vaishali ji. According to section 17 of Indian Contract Act, an agreement based on consent induced by fraud is a voidable contract at the option of party whose consent was obtained that way. तो उस पार्टी के लिए, वैशाली जी के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको वॉइडेबल बना सकती है. ऑब्वियसली मैं क्यों बनाऊंगी, मैं तो फ्रॉड कर रही हूँ, मैं तो उसको वॉइडेबल बनाऊंगी नहीं, सिवाय कि मैं सामने से मुझे कंसाइंस बोले कि चलो नहीं, अभी प्रारंभ करना है, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए फिर से शुरुआत करनी है, तो मैं जाके उस चीज़ को बोल सकती हूँ. अदरवाइज़ यूजुअल केस में जिनके साथ गलत हुआ है, जो भी इनोसेंट है, जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं मिला है, उसके पास ऑप्शन है, वो उसको वॉइडेबल कर सकते हैं. यहाँ पे एक केस है स्मिथ वर्सेस ह्यूजिस. ये केस सेम है थोड़ा, लेकिन इसमें फ़र्क भी है. तो यहाँ पे ये केस क्या है? द प्लेंटिफ फार्मर कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय ओट्स फ्रॉम डिफेंडेंट. तो फार्मर ने ओट्स लिए एक बंदे से. नाउ जो ओट्स का डीलर ही था, द प्लेंटिफ बिलीव दैट द ओट्स वर ओल्ड. उसको लगा कि ओट्स जो है वो ओल्ड है. ओल्ड मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि ओट्स में ओल्ड जितने होते हैं उतने अच्छे होते हैं. बट दे वर न्यू एंड ऑफ लेसर क्वालिटी. बट एक्चुअली में वो नए थे और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, जिससे उसने खरीदा, द डिफेंडेंट न्यू ऑफ प्लेंटिफ मिस्टेक्स बट डिड नथिंग टू करेक्ट इट. तो यहाँ पे क्या किया, ये एक यूनिलेटरल मिस्टेक भी बोल सकते हैं, जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको बोला था, मैं बताऊंगी ओट्स वाले एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे क्या हुआ कि फार्मर ने ओट्स लिए. फार्मर ने क्या समझा कि ये जो ओट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, पुराने हैं, बट वो निकले नए और अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, कम थोड़ी क्वालिटी के थे. तो यहाँ पे अगर मैं फार्मर हूँ और मैं अगर पंकज जी से ओट्स ले रही हूँ और वो जो ओट्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, ठीक है, और मैं ये समझ रही हूँ कि वो जो ओट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पे ये मेरी गलती है, बट पंकज जी को नहीं पता है कि मैं इसको अच्छी क्वालिटी का समझ के ले रही हूँ कि क्या.
तो यहाँ पे ये होगा यूनिलेटरल मिस्टेक, मतलब एक पार्टी की ही मिस्टेक है, सिर्फ मेरी ही मिस्टेक है। मैं इसको ओट्स को अच्छा क्वालिटी का समझ के ले रही हूँ। पंकज जी ने तो कभी नहीं बोला कि ये क्वालिटी के हैं कि वो क्वालिटी के हैं, बट ओट्स तो है ही। ऐसा तो नहीं कि सोना दिखा के नकली चीज़ दे रहे हैं, ओट्स तो दे रही है। तो यहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक होगी, मतलब एक पार्टी की मिस्टेक है, सिर्फ मेरी मिस्टेक है कि मैं गलत समझ रही हूँ कि ये ओट्स अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे डिफेंडेंट knew of the plaintiff mistakes but did nothing to correct it। बट यहाँ पे ये था कि उनको पता है, डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया उसको पता है कि ये जो है वो मिस्टेक है, मतलब वो गलत समझ रहा है कि वो जो ओट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा वो समझ रहा है, बल्कि इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। उसको पता है, फिर भी उसने करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, ही रिमेन्ड साइलेंट। तो कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया था, ये बहुत पहले का केस है, तब ऐसे केस में कोर्ट ने इस डिसीजन को वैलिड बताया था। क्यों? द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड एंड प्लेंटिफ वॉज बाउंड। तो प्लेंटिफ जो है वो बाउंड है, प्लेंटिफ को जो है वो पैसे देने होंगे, वो इसको वॉइडेबल नहीं कर सकता है। इट रूल्ड दैट सेलर हैड नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ओट्स एज। ओट्स की क्या एज है, ओट कितने पुराने हैं, ओट्स की क्या क्वालिटी है, वो सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है बताने के लिए। तो पंकज जी ने अगर मुझे ओट्स बेचे हैं तो पंकज जी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ओट्स कितने साल पुराने हैं वो बताएं, शायद उनको भी नहीं पता हो, वो ट्रेडर है, उन्होंने कहीं से खरीदा और मुझे दे दिया। तो ओट्स की एज के बारे में अगर डिस्क्लोज नहीं किया, भले ही उनको पता भी था पंकज जी को कि मैं उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का पुराना ओट्स समझ के ले रही हूँ, फिर भी ये जो केस है वो वॉइड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि ओट्स की एज के बारे में डिस्क्लोज करना जो है वो पंकज जी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर मैं इनको बोल रही हूँ ओट्स दो और इन्होंने उठा के मुझे कोई और आटा दे दिया, और मैंने ओट्स कभी देखे ही नहीं है कैसे, मुझे लग रहा है कि यही ओट्स है, तो उन्होंने मुझे आटा दे दिया, हाँ, तो ऐसे केस में पंकज जी रॉन्ग है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो सकता है, क्योंकि मैंने ओट्स मांगे हैं, कुछ और ही नहीं दे सकते हो। हाँ ठीक है, ओट्स की एज आप नहीं बताओगे कि 10 साल पुराना है कि 20 साल पुराना है। तो ये जो केस है इसमें सिमिलैरिटी भी है और डिस्टिंक्शन भी है। जो सब्जेक्ट मैटर हमारा केस है गोल्ड नेकलेस का, अगर हम केस की बात करें तो दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है और डिस्टिंक्शन भी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों केस में मैं जो हूँ मैं साइलेंट रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब जो भी जो फॉल्ट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड था तो गोल्ड के लिए मैंने कुछ नहीं बोला कि गोल्ड है कि नकली है कि क्या है। तो दिस इज़ द सिमिलैरिटी। यहाँ पे दोनों बंदों ने कुछ नहीं बोला, ओट्स के एज के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो ये दोनों बंदे साइलेंट रहे अगर, तो दिस इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द केसेस। नाउ इसमें सिमिलैरिटी ये दी गई है कि लाइक द केस ऑफ नेकलेस, स्मिथ एंड ह्यूजेस इन्वॉल्व्स अ बायर्स यूनिलेटरल मिस्टेक। दोनों में बायर की यूनिलेटरल मिस्टेक थी। वहाँ पे वैशाली जी ने ये समझा कि ये जो है वो गोल्ड है, और वहाँ पे मैंने ये समझा कि ये जो ओट्स हैं वो बहुत पुरानी हैं। तो दोनों ही केस में यूनिलेटरल मिस्टेक थी, ये सिमिलैरिटी है। बट दोनों केस में डिस्टिंक्शन भी ये है। डिस्टिंक्शन क्या है कि यहाँ पे फ्रॉड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल फैक्ट को छुपाने की ज़रूरत या गलती की है, और दूसरे केस में सिर्फ उस ओट्स की एज को, एक छोटा सा जो सच है उसके लिए कोई साइलेंट रहा है। The key difference lies in modern interpretation of the seller's conduct, while the court in जो earlier case है स्मिथ वाला केस applied the principle of civet emptor, मतलब let the buyer beware। तो इस केस में लेट बायर जो है वो beware हो, बायर को खुद ही पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। उस कंसेप्ट के हिसाब से कोर्ट ने वो केस को डील किया था, ओट्स वाले केस को। लेकिन मॉडर्न लॉ जो क्या बोलता है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलती है कि जहाँ पे साइलेंट है असेंशियल फैक्ट के लिए तो वो फ्रॉड है। इन करंट सिनेरियो द डिफरेंस बिटवीन रियल पर्ल्स एंड इमिटेशन पर्ल्स is so significant that A can argue that subject matter was fundamentally different from what was believed।
तो यहाँ पे तो एकदम चीज़ ही गलत है, वो तो हमको भी समझ में आता है कि जो मेन असेंशियल फैक्ट है, जो पर्ल्स की बात चल रही है या ज्वेलरी की बात चल रही है, जो मेन प्रोडक्ट है वो ही अगर गलत दे रहे हो तो वो तो फंडामेंटल ही रॉन्ग है। यहाँ पे वो डिफरेंट बिलीफ है, वो डिफरेंट बिलीफ है। वहाँ पे जो असेंशियल फैक्ट को छुपाने का मकसद अलग है, यहाँ पे साइलेंट रहना अलग चीज़ है। इसीलिए दोनों केस में सिमिलैरिटी भी है और डिस्टिंक्शन भी है। नाउ एक थर्ड और केस सिनेरियो है, ए एग्रीज टू सेल टू बी अ हॉर्स फॉर 80,000 इफ इट विन्स अ रेस फॉर 20,000। इफ इट डज नॉट, अ हॉर्स विन्स द रेस। अब ये क्या है? बात ये है कि ए ने कहा कि मैं आपको हॉर्स 80,000 में बेचूंगा अगर वो हॉर्स रेस जीतेगा। अगर वो हॉर्स हारेगा रेस तो मैं आपको यही हॉर्स जो है वो 20,000 में बेचूंगा। अब हॉर्स जो है वो जीत गया। हॉर्स जीत गया मतलब आइडियली उसको ये हॉर्स कितने में बेचना चाहिए, कितने में खरीदना चाहिए? 80,000 में। बट हुआ क्या? बी रिफ्यूजेस टू बाय, बी रिफ्यूजेस टू पे 80,000 एंड बाय दी हॉर्स। उसने बोला मैं 80,000 नहीं दूंगा भले हॉर्स जीता है तो भी। ए रिफ्यूजेस, एक कंडीशन ये है अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा कंडीशन ये है कि ए रिफ्यूजेस टू सेल द हॉर्स टू बी। ए ने बोला मुझे हॉर्स बेचना ही नहीं है तुमको, भले हॉर्स जीता हो या हारा हो, मुझे बेचना ही नहीं है। ए बी एग्रीज टू बाय द हॉर्स फॉर 10,000। बी ने बोला ठीक है, हारा जीता जो भी हो, मैं 10,000 में लेने के लिए तैयार हूँ। तो इन तीनों केस सिनेरियोज में क्या होना चाहिए? ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है बिकॉज ये कंटीजेंट इवेंट, फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है कि हॉर्स जो है वो रेस जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। अगर जीता तो ये होगा, हारा तो ये होगा। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एज इट परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन आउटकम ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। हॉर्स रेस, हॉर्स रेस के ऊपर डिपेंड है, जो कि अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है। हो सकता है वो इवेंट हो ही ना, हो सकता है वो हॉर्स जो है वो जीते, हो सकता है वो हारे। नाउ अब फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि इफ बी रिफ्यूजेस टू पे 80,000 एंड बाय द हॉर्स। बी बोल रहा है कि मुझे 80,000 दे के हॉर्स बाय नहीं करना है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा? सिंस द हॉर्स वॉन द रेस द कंटीजेंट इवेंट वॉज फुलफिल्ड। जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हॉर्स अगर जीतेगा तो 80,000 में घोड़ा बेचूंगा, तो वैसे तो कंटीजेंट इवेंट फुलफिल हो गया है, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल भी हो गया है। तो B इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट द परचेज। तो B को परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट जो है वो जो भी सामने वाली पार्टी है वो केस कर सकती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो B एक्चुअली लीगली ऑब्लाइज्ड है क्योंकि ये प्रॉपर वैलिड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर उसने नहीं किया तो ही विल बी इन अ फॉल्ट। नाउ ए एडवाइस टू ए के लिए क्या एडवाइस है इसमें कि आप सू करो। अगर वो नहीं कर रहा है वो परचेज करने के लिए, तो आप कौन से अगेंस्ट सेक्शन 75 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अगेंस्ट जो है वो सू कर सकते हो कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, यहाँ पे कौन से गुड्स हैं प्रॉपर्टी, क्या किस चीज़ की बात चल रही है? हॉर्स की। हैज़ पास टू द बायर एंड बायर रॉन्गली नेग्लेक्ट टू रिफ्यूज़ और रिफ्यूजेस टू पे। जहाँ पे कोई गुड्स का पैसा आपको नहीं देता है तो ये भी एक तरह का गुड्स है। तो अगर गुड्स का पैसा कोई आपको नहीं देता है तो आप सेक्शन 55 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। तो वैसा ही पावर इसके पास भी है, ये कर सकता है। या फिर ये क्या कर सकता है कि उस हॉर्स को किसी और को रीसेल करे और बी को सू भी करे साथ में कि तुम्हारी वजह से जो भी मुझे डैमेजेस हुए, खर्चा हुआ, एजेंसी लगी, जो भी कुछ हुआ, उसके लिए वो उसको केस कर सकता है। ए में ऑल्सो हैव राइट टू रीसेल द हॉर्स and sue B for damages which would be the difference between the contract price and the resale price. हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से 80,000 मिलने वाले थे, अब उन्होंने रीसेल किया, दूसरे को बेचना पड़ा तो उसने सिर्फ 70,000 ही दिए। तो अब ये 10,000 जो है वो इनसे जिसके ऊपर केस कर रहा है बी, उससे इनकर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि तुम कॉम्पेंसेशन दो, तुम्हारी वजह से मुझे ये लॉस हुआ है। नाउ एडवाइस टू बी क्या करेगा? बी इज़ इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीधे सीधे बात है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। जो आइडियली उसने बोला था कि
अगर वो हॉर्स जीत जाएगा तो मैं 80,000 में हॉर्स बाय करूँगा। अब क्यों नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वही तोड़ रहा है, तो उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है टू रिफ्यूज द पेमेंट। बी विल लाइकली बी ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट, तो कोर्ट उसको वही बोलेगी कि 80,000 पूरा भरो और हॉर्स को बाय करो, अगर कोर्ट के पास केस गया तो। नाउ डैमेजेस क्या है, बी ऑल्सो बी लाइबल फॉर डैमेजेस, कोर्ट को जो लीगल कॉस्ट होगी, एडवोकेट की कॉस्ट होगी, लीगल फीस होगी, वो सब भी देने पड़ेंगे, ना सिर्फ 80,000 देना पड़ेगा बट ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ेगी। सेकंड सिनेरियो क्या था कि ए रिफ्यूजेस टू सेल द हॉर्स, अब के अभी घोड़ा जीत गया लेकिन अभी ए मना कर रहा है। सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि ए बोल रहा है कि मैं हॉर्स जो है वो सेल नहीं करूँगा। इफ़ ए रिफ्यूजेस टू सेल द हॉर्स आफ्टर इट हैज़ वॉन द रेस, ए इज़ इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जो कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो गया था, सिचुएशन ठीक हो गई थी, मतलब हॉर्स जीत गया है कि सिचुएशन के हिसाब से। तो ए को जो है उसको बी को सूट, बी जो है वो ए के अगेंस्ट केस कर सकता है, सू कर सकता है उसको, और डैमेजेस जो है कॉम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड कॉम्पेंसेट बी फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एज रिफ्यूजल टू सेल, तो यहाँ पे ये उसके ऊपर केस करेगा, प्लस उससे वो भी कॉस्ट वसूल करेगा जो उसके लीगल कॉस्ट जो भी लगी है। नाउ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सिंस द हॉर्स में बी कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफिक और यूनिक गुड, बी कैन ऑल्सो सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963 उसके अंडर भी उसके तहत भी केस किया जा सकता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक गुड्स है, क्योंकि आम गुड्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि चलो कहीं और से खरीद लेंगे, तो ये हॉर्स है, ये यूनिक गुड्स के अंडर कैटेगरी में आता है, इसीलिए उसके अंडर भी उसके ऊपर वो केस कर सकता है। नाउ एडवाइस ए के लिए क्या है कि एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमने, ए ने बोला है कि मैं सेल नहीं करूँगा, तो ए के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है जिसके लिए वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं सेल नहीं करूँगा। ए रिफ्यूज़ would constitute a breach of contract and A would be legally compelled to perform a damages to B, तो वैसे ही B को जो है वो damages जो भी उसके खर्चे हुए हैं वो उसको देने पड़ेंगे। Now थर्ड सिनेरियो ये है कि B agree to buy a horse for 10,000, B बोल रहा है कि नहीं मैं हॉर्स बाय करूँगा बट 10,000 में, 80,000 में तो नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, बात दूसरा वो क्या बोलते हैं उसको, उसके सामने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आया, मतलब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए बोल रहा है और काउंटर कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया है, काउंटर ऑफर दिया है। दिस सिनेरियो इन्वॉल्व्स अ फ्रेश एग्रीमेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, अगर 80,000 में नहीं मान रहा है वो और वो भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई अल्ट्रेशन की बात है। आफ्टर आउटकम ऑफ रेस इज नोन, जब रेस का आउटकम पता चल गया कि वो जीत गया है, तो जीत गया है तो उसके बाद 80,000 उसको देना है, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्टर हो रहा है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हो रहा है, और फिर नया एग्रीमेंट इनको बनाना पड़ेगा अगर दोनों पार्टीज मान रही है तो पार्टीज के लिए क्या एडवाइस है, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द हॉर्स फॉर 80,000 आफ्टर इट वॉन इज नाउ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, दोनों के लिए बाइंडिंग तो है ही ये। एनी न्यू अरेंजमेंट इज अ मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई न्यू अरेंजमेंट कर रहे हो, कोई अल्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये आप मतलब उसमें न्यू अरेंजमेंट कर रहे हो, न्यू एग्रीमेंट बना रहे हो आप। अब मॉडिफिकेशन क्या होगा, इफ़ बी ऑफर्स एंड ए एक्सेप्ट्स, अगर ए को भी चलेगा चल ठीक है 10,000 तो 10,000, वो भी दो तो सही, अगर वो मान गया इस मॉडिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हो गया। फॉर न्यू एग्रीमेंट टू बी लीगली एनफोर्सेबल इट मस्ट हैव वैलिड कंसिडरेशन, तो इसमें वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए जो कि है, चलो 10,000 में दोनों मान गए। नाउ ए एग्रीइंग टू टेक अ लोअर प्राइस विदाउट न्यू कंसिडरेशन फ्रॉम बी मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग, लेकिन ए अगर एग्री कर रहा है लोअर प्राइस के और न्यू एग्रीमेंट ही नहीं बना रहे हैं वो लीगली बाइंडिंग जो है वो बी नहीं होगा उस चीज़ के लिए, फिर वो उसको 10,000 लेके बात ख़त्म करनी पड़ेगी। प्रोमिसरी एस्टोपेल, इसका मतलब क्या, एज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लोअर प्राइस माइट बाइंड देम थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल, स्पेशली इफ बी हैज़ ऑलरेडी एक्टेड अपॉन द बिलीफ दैट प्राइस इज नाउ 10,000, तो ये प्रोमिसरी एस्टोपेल एक तरह का कंपल्शन हो जाता है, अगर बी को पता है
कि अब इसकी प्राइस तो 10,000 ही है, इसको मार्केट में कोई भी 10,000 ही देगा तो मैं भी उसको 10,000 ही दूंगा, और ए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के लिए वो बाइंडिंग हो जाएगा। अब जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट होगा 10,000 का, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली मॉडिफाई हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। तो however since both A and B are agreeing to new price, they are creating a new binding agreement सुपरसीडिंग द ओरिजिनल वन, मतलब ओरिजिनल वन को खत्म कर रहे हैं, सुपरसीड कर रहे हैं उसको, उसके उस पर पैर लगा के आगे बढ़ रहे हैं। ए कैन ओनली एक्सेप्ट दिस न्यू ऑफर इफ दे चूज टू वेव देयर राइट टू हायर प्राइस। अगर वो ए बोलेगा कि मैं छोड़ दूंगा, आई वेव माई राइट, जो भी मेरा हक है मैं उसको वेव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं, कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो 70,000 है वो मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं 10,000 में भी मुझे चलेगा। नाउ ये जो है हम आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। ए वॉज ड्यू टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st May 2023, however on 20th of April he repudiated his obligation. On 29th April the contract became illegal through a change in law. B, the other party to contract decide to file a suit for breach of contract on 30th April 2023. अब ये केस क्या है? ये केस ये है कि ए को कोई चीज़, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि ए को कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था 1st May 2023 को। तो हम एग्जाम्पल ये देख रहे हैं कि ए जो है उसको फॉर एग्जाम्पल विनीता जी है, ठीक है, विनीता जी जो है उनको एक सिंगिंग परफॉर्मेंस देना था 1st May 2023 को, 1st May को उनको सिंगिंग परफॉर्मेंस देना था। 20th April को उन्होंने बोल दिया कि मैं 1st May को परफॉर्म नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं 1st May को परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। 28th April को ही बोल दिया, मतलब अभी और 10 दिन बाकी थे, अभी अप्रैल महीने में ही पहले ही बता दिया मुझे कि मैं नहीं करने वाली हूँ 1st May को। फिर 29 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल थ्रू अ चेंज इन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया 29 अप्रैल को। मुझे विनीता जी ने बोला 20 अप्रैल को कि मैं आपके प्रोग्राम में परफॉर्म नहीं करूँगी, मैं गाना नहीं गाऊँगी, आई विल नॉट बी गिविंग यू अ प्रोग्राम, कंसर्ट, जो भी कॉन्सर्ट था मेरा वो मैं नहीं करूँगी, 20 अप्रैल को बोला। और 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में ये रूल आ गया, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में ये रूल आ गया कि अब से कोई भी कंसर्ट नहीं होंगे, अब से कोई भी म्यूज़िकल बैंड, कंसर्ट, सिंगिंग ये सब नहीं होंगे। तो 29 अप्रैल को ये हुआ कि ये कोई भी नहीं कर सकता, ये विनीता जी तो ठीक कोई भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया। बी, द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बी, मैं अगर मेरे प्रोग्राम में विनीता जी को बुलाने वाली थी कि हमारा एक लाइव कंसर्ट होने वाला है, वहाँ पे आप गाना गाने आइए, 1 मई को प्रोग्राम है, तो उन्होंने 20 अप्रैल को मुझे बोल दिया कि मैं नहीं गा पाऊँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी, बीच में ही बोल दिया उन्होंने, ऑब्लिगेशन को मैं नहीं पूरा कर पाऊँगी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल हो गया। मतलब क्या, 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया आपसे कोई भी अलाउड नहीं है आज की डेट के बाद, मतलब ऑब्वियसली 1st May को अगर मैं चाहती तो भी मैं नहीं कर पाती, ये तो विनीता जी ने मुझे मना कर दिया, लेकिन 1st May को मैं चाहती तो भी नहीं कर पाती क्योंकि वो जो चीज़ है वो इलीगल हो गई, अभी गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया सिंगिंग विंगिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बी, द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि 30 अप्रैल को मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी केस फाइल कर रही हूँ, मुझे केस करना है विनीता जी के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मैं केस फाइल कर सकती हूँ कि नहीं, तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि मैं विनीता जी पे केस 30 अप्रैल को तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 30 अप्रैल को अगर मैं केस करने गई भी तो गवर्नमेंट बोलेगी कल ही तो नोटिस आया है कि ये जो है वो इलीगल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, अब आप नहीं कर सकते इस केस को। ये अगर मुझे इनके ऊपर केस करना ही था तो मुझे कब करना था, 20 अप्रैल को उन्होंने मुझे बोला ना कि मैं नहीं करूँगी, तब मैं उनके ऊपर केस कर सकती थी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, अब आप मुझे कॉम्पेंसेट करो। तो ये जो मुझे काम करना था ये 20 अप्रैल से लेके
29 अप्रैल तक ही मैं कर सकती हूँ ये चीज़, क्योंकि 29 को तो 29 के पहले तक किया होता मैंने तो गवर्नमेंट मेरा केस भी ले लेती कि हाँ चलो कि सही है, उसने गलत किया, विनीता जी ने, उन्होंने गलत किया है, उनको परफॉर्म करना चाहिए अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऐसे केस में फिर गवर्नमेंट मुझे उनसे रिफंड लेके देती या जो भी कुछ होता वो हो जाता। लेकिन अगर मैं 29 अप्रैल या उसके बाद अगर कंप्लेन करने जा रही हूँ तो यहाँ पे मेरी कंप्लेन का कोई महत्व नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ये बोलेगी कि ये तो कल ही रूल आया है कि वो इलीगल हो गया है। तो मैं ये फटाफट से पढ़ लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। नाउ B can sue for anticipatory breach of contract and claim damages for losses caused by breach। तो मैं आइडियली सू कर सकती हूँ विनीता जी पे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और फिर जो भी डैमेजेस हैं, अभी इतना मैंने कंसर्ट रेडी किया है, इतने सारे लोग, हज़ारों लोग आने वाले हैं, फिर इतना डैमेजेस होगा, लॉसेस होगा, मैंने इनविटेशन कार्ड छपा दिए हैं, चलो मैं दूसरे सिंगर को लेके भी आऊँ लेकिन मैंने आपका नाम डाल दिया है, तो इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी अभी, तो आपको जो भी डैमेजेस है, जो भी मेरे लॉसेस हैं वो आप मुझे बेयर करो, मतलब मुझे दो। Although A repudiated the contract on April 20th, भले ही उन्होंने अप्रैल 20 को ही बता दिया मुझे, 10 दिन पहले ही बता दिया, जिसको एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, कि उस दिन नहीं बोला कि 1 मई को मैं नहीं आऊँगी गाना गाने, उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। एंटिसिपेटरी मतलब पहले से, हम बोलते हैं ना थैंक यू इन एंटिसिपेशन, मतलब पहले से बोल रहे हैं, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। तो पहले से उन्होंने पहले ही ब्रीच किया, उस डेट पे नहीं किया, भले ही पहले किया। द सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ऑन अप्रैल 29 डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन 29 अप्रैल को तो ये सब्सिक्वेंट इलीगल हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म के लिए, मतलब विनीता जी या मैं, हम लोग कोई चाहे तो भी वो नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर लिया। Therefore, the suit for damages must be based on anticipatory breach। तो मैं जो सूट करूंगी अगर विनीता जी पे तो एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए होगा, ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा, एंड दैट ऑकर्ड बिफोर द परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच का भी जो मैं केस है कब कर सकती हूँ, जब तक वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल बना था उसके पहले। तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल बना था 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोला, तो उसके पहले अगर मुझे करना है तो मैं केस कर सकती हूँ। अब बी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, राइट टू सू फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। मेरे पास अभी भी ये रेमेडी है कि मैं उन पे ये एंटिसिपेटरी ब्रीच का केस कर सकती हूँ, बट कब, 20 से लेके 29 के बीच में, उसके बाद नहीं। A repudiated the contract on April 28 by refusing to perform its obligation, which is a form of anticipatory breach. On the date of repudiation, B had an option। उस दिन जब उन्होंने मुझे बोला कि 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी, तो मुझे तभी ही उनके ऊपर केस करना चाहिए था। मैंने सोचा देखते हैं अभी पहली तारीख आने तो दो, तो वो मेरी गलती है। तो अगर मुझे केस करना था तो मैं उसी दिन कर लेती, क्योंकि चलो ये केस अलग है, इसमें तो कैसा हो गया कि गवर्नमेंट का रूल ही आ गया कि अभी अलाउड ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का ऐसा रूल नहीं आया होता तो मैं कभी भी उनके ऊपर केस कर सकती हूँ एंटिसिपेटरी ब्रीच का। तो बी हैड ऑप्शन टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंट एंड स्यू फॉर डैमेजेस इमीडिएटली। तो तब मेरे पास ऑप्शन था 20 तारीख को, जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया विनीता जी ने कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी, तो मेरे पास उस दिन ऑप्शन था कि मैं जाके उनके ऊपर केस करूं और डैमेजेस के लिए उनसे बात करूं कि इतना इतना मेरा जो भी है आप कॉम्पेंसेट करो। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि वेट फॉर ड्यू डेट टू परफॉर्मेंस, तो मैं ड्यू डेट के लिए वेट करूं, क्या पता मैं उनको मना लूं और वो आ जाए। अब इफेक्ट ऑफ सुपरवेनिंग इलीगैलिटी, ये सुपरवेनिंग है, मतलब हायर अथॉरिटी से वो आई है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल ऑन अप्रैल 29 को वो इलीगल हो गया, विच इज सुपरवेनिंग इवेंट दैट मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए दोनों पार्टीज जो है, दिस इवेंट डिस्चार्जेस बोथ पार्टीज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब जो गवर्नमेंट जिसको इवेंट को इम्पॉसिबल बना लेती है, तो किसी भी तरीके से अगर वो इम्पॉसिबल हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गई, गवर्नमेंट ने ही मना किया, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे केस अगर हो गया तो फिर मैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो खुद चाहे तो भी नहीं कर सकती है। नाउ डैमेजेस एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए उनको देने होंगे, सिंस बी चूज टू सू ऑन अप्रैल 30th।
विच इज़ आफ्टर रिप्यूटेशन, मतलब मैंने 30th को जाग रही हूँ मैं कि अभी उनके ऊपर केस करूँगी, तो अभी तो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जिस दिन रिप्यूटेशन किया, रिप्यूटेशन मतलब रिफ्यूज़ टू डू समथिंग, रिफ्यूज़ टू परफॉर्म किया, उस दिन करना चाहिए था मुझे, और ड्यू डेट से पहले करना चाहिए था। मतलब 1 मई की ड्यू डेट थी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, और 20 तारीख को विनीता जी ने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी, तो 20 तारीख से आइडियली 1 तारीख तक मैं कर सकती थी। ये तो गवर्नमेंट का बीच में आ गया, अगर नहीं भी आया तो ड्यू डेट के पहले तक मैं बोलूँ ना, उसके बाद क्या बोलूँगी। B can claim damages for breach of contract that occurred on 20th April. However, the claim is based on breach itself and subsequent event of illegality discharges the contract. तो ये जो क्लेम है वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, तो इसीलिए बाद में इलीगैलिटी हो गई तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। इसीलिए डिस्चार्ज ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इलीगैलिटी की वजह से डिस्चार्ज नहीं हो पाया, इसीलिए मेरे पास कोई हक नहीं है एज ऑफ नाउ कि मैं विनीता जी पे कोई केस कर सकती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।